आज का जो हमारा टॉपिक है मगध साम्राज्य, इसके बारे में पढ़ना है। मगध आज के किस स्टेट में पड़ता था, बताइए जरा। मगध आज के किस स्टेट में पड़ता था? किस में पड़ता था अभी? बिहार में। किस में पड़ता था? बिहार में पड़ता था। ये पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इंडिया में इसकी लोकेशन जान लीजिए। ये अपना बिहार वाली साइड पड़ता है। बिहार हो गया अपना, ये बिहार की साइड पड़ता है। बिहार में अंग, वज्जी और अपना मगध साम्राज्य है। यहाँ पर मगध में 7 जो वंश हैं वहाँ उन्होंने क्या किया था? शासन किया था। इसके बारे में हमने पढ़ना है। मगध को ध्यान से देख लीजिए। आज के बिहार में इसकी क्या है? लोकेशन है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, मगध के बारे में ध्यान से सुनो। पहले मैंने आपको भी बताया कि मगध पे 7 राजवंशों ने, 7 वंश के शासकों ने यहाँ पे क्या किया था? शासन किया था। ठीक है जी। उसमें से जैसे हसीन मसूक से एक ट्रिक बताई जाती है, उसमें क्या? हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, आपको सातवाहन वंश, ये सारे देखने को मिलते हैं। लेकिन उससे भी पहले यहाँ पर एक और वंश भी था, उसके बारे में जानते हैं। कहते हैं मगध की प्राचीन रूपरेखा महाभारत और रामायण से मिलती है। मगध की सबसे प्राचीन रूपरेखा है कि ये बिहार में था, यहाँ पे लोकेटेड था, यहाँ पे इतने वंशों ने राज किया। ये कहाँ पे था जी? ये कहाँ लिखा हुआ? महाभारत और रामायण में। इन ग्रंथों के अनुसार मगध का सबसे प्राचीन राजवंश कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ वंश का था, सबसे पुराना वंश था। लेकिन इसके ज़्यादा लिखित प्रमाण नहीं है, इसलिए इसको इतना ज़्यादा इसके बारे में व्याख्यान आपको नहीं मिल रहा। जिसके संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ थे। कौन थे जी? बृहद्रथ इसके संस्थापक थे। बृहद्रथ के पुत्र का नाम जरासंध था। क्या नाम था जी? उनके पुत्र का नाम जरासंध था। वह बहुत ही क्या था? पराक्रमी था। उसने बहुत से राजाओं को हराया था, परंतु श्री कृष्ण के कहने पर भीम के हाथों हार स्वीकार की तथा मृत्यु को प्राप्त हुआ। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। कौन था जी? रिपुंजय। उसको उसी के मंत्री ने, जिसका नाम था पुलिक, ने क्या कर दिया? उनकी मौत के घाट उतार दिया। तो बृहद्रथ वंश का सबसे पहले देखते हैं कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ था संस्थापक इस वंश का। इनका एक पुत्र था कौन? जरासंध। जरासंध, ये ध्यान में रखना आपने। ठीक है जी। जरासंध क्या था? बहुत क्या था? प्रतापी था। इसने ही क्या किया? हार स्वीकार की थी भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भीम के हाथों। ठीक है जी। और अंतिम कौन था यहाँ पर? जो अंतिम भी याद कर लो, अंतिम रिपुंजय था। कौन? रिपुंजय। रिपुंजय था, ये ध्यान में रखना है। और इसकी हत्या किसने की? इसके मंत्री पुलिक ने कर दी। तो ये क्वेश्चन भी आपने ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, जो 7 वंश मैंने आपको अभी बताए कि कितने थे इसके इसमें देखिए जरा यहाँ पर हसीन मसूक सा, ये ट्रिक आपने याद रखी। मगध पे शासन करने वाले 7 राजवंशों को एक ट्रिक से याद करेंगे। वो ट्रिक क्या है? हसीन मासूक सा। ह से क्या बन गया आपका? हर्यंक वंश। सी से क्या बन गया? शिशुनाग वंश। न से क्या बन गया आपका? नंद वंश। म से क्या आपका बना? मौर्य वंश। और उसके बाद सु से सुंग वंश, फिर आपका कण्व वंश, फिर आपका सातवाहन वंश। जब आपके ये वंश चल रहे थे तो बीच में क्या है? आपको 4 क्या है जो विदेशी थे, जिन्होंने यहाँ पे आक्रमण करके यहाँ पे बसाव कर लिया और यहाँ पे शासन किया, उसके बारे में भी जानना होगा। मौर्यों के बाद यहाँ पे इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण वंश का क्या था? विस्तार हुआ था। ये भी आप लोगों ने रखना है ध्यान। कैसे? हसीन मसूक से ये 7 राजवंश मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन मौर्यों के बाद आपको इनको भी पढ़ना जरूरी है। सीक्वेंस में आपके ये बैठेंगे, इसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये ध्यान में रखना जी। और इनके टाइम पे कौन कौन सा विदेशी आक्रमण हुआ वो भी आप देखिए। आगे बढ़ते देखिए जी। हर्यंक वंश का जब शासन था उस टाइम पे डेरियस प्रथम
जो हकमनी साम्राज्य का था, जिसने प्रथम क्या सफल आक्रमण किया था यहाँ पर, ये कब 516 बीसी में, कब ध्यान रखना है 516 बीसी में। और नंद वंश के टाइम पे सिकंदर का आक्रमण होता है, ठीक है जी। नंद वंश के टाइम पे किसका आक्रमण होता है, सिकंदर का 326 बीसी में। और मौर्य वंश में के टाइम पे सेल्यूकस निकेटर का 305 बीसी में। ये आक्रमण आपने याद रखना है कि हर्यंक वंश के टाइम पे डैरियस वन, जिसे दायर बाहु दारा प्रथम भी बोला जाता है, का आक्रमण हुआ था, कब 516 बीसी में। उससे पहले साइरस फर्स्ट ने भी आक्रमण किया था, ठीक है जी, 540 बीसी में, लेकिन वो क्या है, सफल नहीं हो सका था, ठीक है जी। कपिशा नगर को उसने ध्वस्त किया था उसको, और आपने ये ध्यान में रखना है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। सु से सुंग वंश, क से कणव, स से सातवंश, ये सीक्वेंस याद रखनी है आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हर्यंक वंश जब हम पढ़ेंगे, सुनो भाई, 7 राजवंशों में पहला राजवंश बृहद्रथ राजवंश है, लिखित ज़्यादा प्रमाण नहीं है, इसलिए उसको इतना व्याख्यान आपको देखने को नहीं मिलता। सिर्फ महाभारत और रामायण में ही क्या है, आपको उसका उल्लेख मिलता है। अब हम पढ़ेंगे हर्यंक वंश, जो हमारे ट्रिक का पहला अक्षर हसीन मसूक सा, उसमें से ह से हर्यंक वंश। इसे पितृहंता वंश भी बोलते हैं। कौन सा वंश बोलते हैं, पितृहंता वंश भी इसको बोला जाता है। पितृहंता वंश मतलब पितृहंता मतलब पिता की हत्या करने के बाद जो बनते हैं उसे बोला जाता है। आगे बढ़िए, ठीक है जी। बृहद्रथ वंश के पश्चात मगध में हर्यंक वंश की स्थापना होती है, ठीक है जी। 544 से लेके 412 ईस्वी तक इनका राज रहता है। इस वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार था, ठीक है जी। बिंबिसार और बिंदुसार में आपने कंफ्यूज नहीं होना। बिंबिसार पहले आएगा हर्यंक वंश में, और बिंदुसार तो कौन था, अशोक के पिता। अशोक कौन से राजवंश से था, मौर्य सा था, वो आगे पढ़ेंगे। बिंदुसार अलग है, ठीक है जी, वो अलग पढ़ना आपने। मगध का शासक बिंबिसार बुद्ध का समकालीन था। ये क्वेश्चन भी कई बार बन सकता है कि बुद्ध के जो समकालीन शासक था वो कौन था मगध का, तो अब क्या बताओगे, बिंबिसार। बिंबिसार कौन से वंश से बिलोंग करता था, हर्यंक वंश से बिलोंग करता था। तो आपने इसको माइंड में रखना, भूलना नहीं है। हाँ जी, तो यहाँ पे हम इस वंश के हम 4 शासकों के बारे में पढ़ेंगे। बिंबिसार संस्थापक हो गया, अजातशत्रु उसका पुत्र, और अजातशत्रु का पुत्र उदयन, उदयन के बाद नागदशक, ठीक है जी। यहाँ पे हम कितने पढ़ेंगे, 4 राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं आगे। हाँ जी, बिंबिसार के बारे में पढ़ लेते। इसका कार्यकाल कितना था, मतलब कार्यकाल मतलब कितने टाइम के लिए इसने शासन किया था। देखो 544 से इनका कार्यकाल बीसी से स्टार्ट होता है, बीसी से, और 492 तक चलता है। उसमें मतलब 412 तक चलता है, लेकिन 492 तक कौन, बिंबिसार रहा। जैन साहित्य में इसे श्रोणिक कहा गया है, याद रखना इसको क्या बोला गया है, जैन साहित्य में इसको क्या बोला गया है, श्रोणिक बोला गया है। जैन साहित्य में इसे क्या बोला गया है, श्रेणिक बोला गया है। आगे देखते हैं। हाँ जी, बिंबिसार मगध के आरंभिक हर्यंक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। बिंबिसार था मगध का, उत्कर्ष नाम सुनते होंगे, मगध को सबसे क्या है, पहले यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये शक्तिशाली था, और बहुत ज़्यादा इसमें क्या समृद्धि थी, ठीक है जी। और इसका आरंभिक जो शासक था ना, वो हर्यंक वंश का कौन था, बिंबिसार था। बिंबिसार ने अंग देश के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित करके उसे अपने राज्य में मिला लिया। मगध के, जैसे ये मगध है, मगध के इस साइड में अंग पड़ता है, क्या पड़ता है, अंग, ठीक है जी। ये है मगध आपका। यहाँ का एक शासक था कौन,
ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त को इसने क्या कर दिया, हरा दिया, और अंग को क्या कर लिया, अपने साम्राज्य में मिला लिया। मतलब अपने साम्राज्य में, मतलब अपना साम्राज्य का क्या कर रहा था, विस्तार कर रहा था। छोटे छोटे आसपास के जितने भी जो राज्य थे ना, उन पे आक्रमण करके, उनको जीत करके अपने साम्राज्य में ये मिला रहे थे। ठीक है जी। बिंबिसार ने अंग देश पर अधिकार करके इसका शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया। किसको सौंप दिया भाई, अजातशत्रु। तो बिंबिसार का पुत्र कौन है, अजातशत्रु। अजातशत्रु का मतलब जिसका कोई शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है जी। बिंबिसार ने अंग देश पर अधिकार करके इसका शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति को मजबूत किया। मतलब कि बिंबिसार ऐसे राज्यों के, राजवंश के लड़कियों से शादी करते थे जिनके कोई भाई ना हो। मतलब शादी के बाद उसके, उनके माता पिता के बाद जो उसका साम्राज्य है लड़की का, वो भी क्या अपने दामाद को ही मिलेगा। तो यहाँ पे इसको साम्राज्य विस्तार करना था, तो इसलिए क्या ऐसी लड़कियों से शादी करता था जिनका कोई भाई ना हो। तो वैवाहिक संबंध द्वारा अपना राज्य विस्तार करने वाला वो शासक कौन था, कौन था भी, बिंबिसार था। उसने 3 विवाह किए। कितने विवाह, 3। उसकी प्रथम पत्नी कौशल राज की पुत्री प्रसेनजीत की बहन महाकौशल थी। ठीक है जी। प्रसेनजीत की क्या थी, बहन थी, ये आपने याद रखना है। और इस विवाह से कौशल के साथ उसकी शत्रुता समाप्त हो गई। आपस में क्या थी, शत्रुता थी, और लेकिन शादी के बाद क्या होगी, ये समाप्त हो जाती है। रिश्तेदार बन गए भाई, फिर तो जवाई की क्या है, रिस्पेक्ट करनी होगी। उसकी दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी। आपने ये भी याद रखना है, जो दूसरी वाइफ है लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया। जो अजातशत्रु है वो किसके गर्भ से पैदा हुआ, चेलना से। और चेलना कहाँ से थे, लिच्छवी से थी। ठीक है जी। और तीसरी रानी पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री शेमा थी। कौन जी, शेमा। 3 पत्नियां होगी, शेमा, चेलना और यहाँ पे महाकौशल। तो जो अजातशत्रु का जन्म होता है, जो अगला शासक बनेगा, वो कहाँ से था, चेलना से था। ठीक है जी। विभिन्न राजकुलों से वैवाहिक संबंध बनाने के कारण बिंबिसार को अत्यधिक राजनीतिक प्रतिष्ठा मिलती है। मगध की वास्तविक शत्रुता अवंती से थी। ठीक है जी। अवंती मैंने कल आपको पढ़ाया था जी। अवंती कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में, है ना, याद रखना। अवंती जो है महाजनपद कहाँ था, मध्य प्रदेश में। मगध की वास्तविक शत्रुता किसके साथ थी, अवंती के साथ थी, जिसकी राजधानी क्या थी, उज्जैन थी। इसके राजा चंद्रप्रधोत या चंडप्रधोत महासेन का बिंबिसार से युद्ध हुआ था। इसके जो उज्जैन के यानी कि अवंती के जो शासक थे चंद्रप्रधोत से युद्ध होता है, किसका, बिंबिसार का, मगध के शासक का। ठीक है जी। परंतु दोनों में अंत में क्या है, मित्रता बन जाना ही उचित समझा। अंत में क्या समझा कि हमें क्या कर लेनी चाहिए, दोस्ती ही कर लेनी चाहिए। आपस में क्या है, मित्रतापूर्ण इन्हें संबंध हो गए थे इनके। हाँ जी, ये कहानी बड़ी वो है रोचक। चंद्रप्रधोत को पीलिया रोग हो गया, तब बिंबिसार ने अवंती राजा के अनुरोध पर अपने राजवैद्य जीविक को उज्जैन भेजा था। किसके इलाज के लिए, चंद्रप्रधोत के इलाज के लिए। और वो ठीक हो गया था। ठीक होने के बाद उसने अपना जो राज्य था अवंती का समर्पित कर दिया, किसको, बिंबिसार को। तो क्या हो गया, इस तरह से बिंबिसार का क्या है, राज्य का विस्तार होता जा रहा था। अच्छा, ये भी देख लीजिए, जैसे जो राजा थे चंद्रप्रधोत कहाँ के थे, अवंती के थे। राजा प्रसेनजीत कौशल से थे। इनकी बहन महाकौशल की शादी किससे होती है, बिंबिसार से होती है। ठीक है जी। उदायन वत्स से। ठीक है। अजातशत्रु मगध से। इस तरह से कई बार एग्जाम में आपको मिलान करने के लिए दे देते हैं, इस राजवंश का संबंध इससे था, तो आपको ये थोड़े से याद रखने, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे रख के दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु का मतलब, इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला। ये आपने देखना ध्यान से।
हाँ जी, अजात शत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसे कुणिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कुणिक। इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। इसने किसकी हत्या कर दी थी? बिंबिसार की। इसके पिता कौन थे? बिंबिसार थे। अंततः इसे पितृहंता कहते हैं। पितृहंता मतलब जो अपने पिता की हत्या कर दे उसे। और ये पूरा का पूरा वंश ही पितृहंता वंश कहलाता है। ठीक है जी, क्योंकि आगे चल के इसकी जो मौत है, इसका मौत का कारण भी इसका ही पुत्र बनेगा। जो अजात शत्रु था वह बौद्ध धर्म तथा जैन दोनों मतों का क्या था? पोषक था। आपने ये ध्यान में रखना है जी इस बात को, कि जो अजात शत्रु था उसने बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को ही क्या किया था? उसको पोषक था, यानी कि समान इक्वली इनको मानता था। उसके शासन काल में 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। मतलब महापरिनिर्वाण, अपना शरीर त्याग देना, महात्मा बुद्ध ने। ठीक है जी, आपने याद रखना इसको। 483 BC में इन्होंने अपना प्राण त्यागे थे, महात्मा बुद्ध ने। आगे देखते हैं। इसने राजगृह में एक स्तूप का निर्माण करवाया था। इसके शासन काल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। बौद्ध धर्म में कितनी संगतियां हुई हैं भी? 4 संगतियां हुई हैं। जो पहली संगति है वो किसके टाइम पे हुई? अजात शत्रु के टाइम पे हुई थी जी। ठीक है जी, और महाकश्यप उसके क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते। इस बात को आपने याद रखना है। कब? 483 BC में। कहाँ पर? राजगीर में, राजगृह में। आप राजगीर कह लो, राजगृह कह लो, है ना। ये राजधानी थी मगध की। और कौन सी? सप्तपर्णी गुफा में। इसके पुत्र उदय ने इसकी हत्या की थी। इसने अपने बाप को मारा था। इसकी मौत का कारण इसका बेटा बनता है। ठीक है जी। इसने संपूर्ण शासन काल में उसने विस्तार की आक्रामक नीति को अपनाया। अपने साम्राज्य को विस्तार करने की आक्रामक नीति कौन अपनाता है? अजातशत्रु। अपने संपूर्ण, ये हो गया। इसने लिच्छवियों में फूट डालने के लिए षड्यंत्र रचा। ठीक है जी। मगध के यहाँ पर वैशाली पड़ता था, ये मगध था, वैशाली यहाँ पड़ता था। ठीक है जी। इसने एक षड्यंत्र रचा। अंत में उसने अपने आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। यहाँ पे उसने वर्षकार को, हाँ, वर्षकार अपने एक सहयोगी को यहाँ भेजा था गुप्तचर बनाकर। वो क्या करते? गुप्त जानकारियां निकाल के लेके आता है। कहाँ की? वैशाली की। ठीक है जी। और आके किसको बताता है? अजातशत्रु को। और इसने क्या कर दिया? उस पर आक्रमण करके उसको जीत लिया। इसमें अपने सहयोगी वर्षकार, ये नाम याद रखना, वर्षकार के सहयोग से वैशाली पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। याद रखना इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अजातशत्रु के बारे में और एक बात, 2-3 बातें ध्यान देने लायक। उसने पत्थर फेंकने वाले युद्ध यंत्र का इस्तेमाल किया। ठीक है जी। इसे युद्ध में इसने युद्ध में 2 नए हथियार, रथ मुसल और महाशिला कंटक, 2 मतलब कि हथियार इसने क्या नए बनाए थे। कौन कौन से? रथ मुसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया। उसके समय एक ऐसा रथ था जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा होता था। एक ऐसा रथ बनाया था, उसमें क्या लगा होता था? गदा जैसा एक हथियार उसमें जड़ित था, लगा हुआ था। अजातशत्रु के प्रतिद्वंदियों में अवंती का शासक अधिक शक्तिशाली था। अवंती के राजाओं ने कौशांबी के वंशों को हराया था और अब वे मगध पर आक्रमण करने की धमकी दे रहे थे। तो याद रख लेना भी, अजातशत्रु के प्रतिद्वंदी कौन थे? अवंती के शासक थे। लेकिन इसके बाबूजी के टाइम पे, यानी कि बिंबिसार के टाइम पे क्या हुआ था? उसने मित्रतापूर्ण इसके संबंध हुआ करते थे। किसके? बिंबिसार के। लेकिन अजातशत्रु के टाइम पे फिर से दुश्मनी हो जाती है। अजातशत्रु ने राजगीर की किलाबंदी की थी। जैसे ये राजगीर है, इसकी किलाबंदी, घेरा डलवाया था। इसके जीवन काल में अवंती को मगध पर आक्रमण करने का अवसर नहीं मिला। लेकिन इसके कार्यकाल में अवंती इसका क्या था? पक्का दुश्मन था। पर लेकिन वो क्या नहीं कर सका, यहाँ पर क्या नहीं क्यों कर सका? यहाँ पर आक्रमण करने का उसको मौका नहीं मिलता। आगे देखो। हाँ जी, अजातशत्रु का पुत्र कौन? उदयन। कौन जी? उदयन। यहाँ देखिए,
हर्यंक वंश में 4 पढ़ने हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु और अपने उदयन, फिर नागदशक। 4 पढ़ने, अंतिम का इतना खास रोल नहीं है, आपने ये ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, अजातशत्रु के पश्चात उसका पुत्र उदयन 460 बीसी से 444 ईसा पूर्व तक मगध के सिंहासन पे बैठा। उसने पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया। ठीक है जी, उदयन ने क्या किया, एक किला बनवाया। मगध का साम्राज्य अब उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। उदयन को जो अपना राज्य मिला अपने पिताजी के बाद, वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, हिमालय से लेकर छोटा नागपुर तक फैला हुआ था। उदयन के बाद उसके 3 पुत्रों अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ने क्रमवार राज्य किया। मतलब उदयन के बाद कौन बना शासक, अनिरुद्ध बना। कई बार आपसे क्रम भी पूछ लेते हैं कि उदयन के बाद अगला शासक हर्यंक वंश का कौन बना, तो आप क्या बताओगे, अनिरुद्ध बताओगे। अनिरुद्ध के बाद मुंडक, मुंडक के बाद नागदशक ने क्रमवार राज्य किया। पुराणों अथवा कथा कोश में नागदशक का नाम दर्शक मिलता है। ठीक है जी, जो लास्ट इनका था क्या मिलता है, उसका नाम दर्शक मिलता है। किसके अनुसार, पुराणों के अनुसार मिलता है। कहते इसके पश्चात जनता ने इन पितृहंताओं को शासन से उतारकर शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य कह लो या सेनापति को राजा बनाया। ठीक है जी, और कहीं कहीं पे आपको बुक्स में ये भी देखने को मिलेगा कि शिशुनाग इसका सेनापति था और इसकी नागदशक की अयोग्यता को देखते हुए इसने क्या कर दिया, इसको मौत के घाट उतार दिया। तो जो भी है आप देख लेना उस हिसाब से, लेकिन अंतिम कौन था, नागदशक था, ये ध्यान में रखना है। इसकी हत्या किसने कर दी, शिशुनाग ने। ठीक है जी, और शिशुनाग वंश की क्या कर दी, नींव रख दी। तो अगला जो वंश पढ़ेंगे हम, कौन सा वंश पढ़ेंगे, शिशुनाग वंश पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, शिशुनाग वंश, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, 3 राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, स्थापना किसने की, शिशुनाग ने की। किसकी हत्या करके, नागदशक की हत्या करके। नागदशक किस राजवंश से बिलोंग करता था, हर्यंक वंश से। ठीक है जी, शिशुनाग के बारे में पढ़ते। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था। इसकी सबसे बड़ी सफलता अवंती राज्य को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिलाना था। याद आया कुछ, अजातशत्रु मिलाना चाहता था लेकिन मिला नहीं पाया था। ठीक है जी, और उसके पिता बिंबिसार का तो उसके साथ झगड़ा था। चंद्रप्रद्योत के साथ समय पे क्या हो गया, उनका मित्रता हो गई थी उनके बीच में। आगे बढ़ते हैं। इसने अपनी राजधानी वैशाली स्थानांतरित की। अच्छा, उदयन का एक क्वेश्चन ध्यान में रखना। उदयन ने क्या किया था जी, पाटलिपुत्र नामक स्थान बसाया था, जिसे आधुनिक क्या बोला जाता है, पटना बोला था। आप इस बात को ऐड कर लीजिए। उदयन एक छूट गया, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, आप याद रखना। उदयन के बारे में पूछा जाता है कि जो आधुनिक पटना है जिसका नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था, की स्थापना किसने की थी, तो आप क्या बताओगे, उदयन ने की थी, याद रखना। और उसको अपनी राजधानी बनाया था। अब यहाँ देखो, बिंबिसार इसके टाइम पे राजधानी क्या थी, राजगृह। ठीक है जी, उसका बेटा कौन, अजातशत्रु। इसके टाइम पे राजधानी क्या, राजगृह। लेकिन उदयन जब राजा बनता है तो इसने क्या की थी, पाटलिपुत्र को क्या स्थापना की थी और अपनी राजधानी बनाया था, पाटलिपुत्र। अब ये बताइए, उदयन के बाद कौन बनता है, अनिरुद्ध बनता है। अनिरुद्ध के बाद मुंडक बनता है। मुंडक के बाद नागदशक बनता है। तो उनको विरासत में राजधानी कौन सी मिली होगी, कौन सी मिली होगी भाई, पाटलिपुत्र ही तो मिली होगी ना। पाटलिपुत्र जो क्या है, राजधानी बनती हुई आ रही थी। लेकिन जब शिशुनाग वंश की स्थापना हो जाती है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या होता है, जो शिशुनाग है, शिशुनाग, इसने क्या कर दिया, इसको चेंज करके क्या बना दिया, वैशाली को अपनी राजधानी बना लिया। किसको, वैशाली को। ये आपने ध्यान में रखना है।
आगे बढ़ते हैं। इसने अपनी राजधानी विशाली को स्थानांतरित कर दिया। अब ये बताइए, शिशुनाग ने विशाली को राजधानी बना लिया। अब शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी होगा, मतलब जो अगला राजा बनेगा, कौन बना? कालाशोक। कालाशोक को राजधानी कौन सी मिली फिर? कालाशोक। इसको राजधानी कौन सी मिलेगी बताइए? विशाली ही मिलेगी। अब कालाशोक का नाम याद करते ही आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए। क्या बात आनी चाहिए? सेकंड बौद्ध संगति। सेकंड बौद्ध संगति 383 BC में वैशाली में किसके टाइम पे? कालाशोक के टाइम पे, है ना। साबक मीर जो है उसके अध्यक्ष बनते, याद रखना इस बात को। अब कालाशोक ने क्या करवा दी? विशाली में सेकंड बौद्ध संगति करवा दी। कौन सी? सेकंड बौद्ध संगति। ठीक है जी। उसके बाद इसको ये सताने लग गया कि दूर दूर से जो लोग हैं वैशाली में आकर क्या है, हमारे यहाँ की गुप्त सूचनाएं भी उनके पास पहुँच गई होगी, सारा क्या है एरिया जान गए होंगे। अब किसी भी टाइम पे वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आक्रमण कर सकते हैं। तो शायद उसे अपना इनसिक्योरिटी फील होने लगी थी। ठीक है जी। तो उसने क्या किया? राजधानी चेंज कर दी। वैशाली से राजधानी चेंज कर देता है। किसको बना लेता है अगली राजधानी? वापिस से इसने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया, मतलब बना लिया। तो कालाशोक ने एक राजधानी चेंज करके क्या बना लिया यहाँ पे वापस? पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र, याद रखना इस चीज को। ठीक है जी। तो ये आपको राजधानियां बहुत बार पूछी जाती हैं कि बिंबिसार के समय पे राजधानी राजगृह, अजातशत्रु के समय में भी राजगृह। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना करके पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बना लिया, जो आधुनिक क्या है? पटना है। उदयन के बाद उसके 3 बेटे कौन कौन से? अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक। अब नागदशक को भी क्या मिली? पाटलिपुत्र राजधानी मिली उत्तराधिकार में, है ना। तो और उसकी नागदशक की हत्या किसने कर दी? शिशुनाग ने कर दी। अब शिशुनाग को भी कौन सी मिलेगी? शिशुनाग को भी पाटलिपुत्र मिला था, लेकिन इसने क्या कर दिया? चेंज करके विशाली को बना लिया था। ठीक है जी। शिशुनाग को भी पाटलिपुत्र ही राजधानी में मिली थी, लेकिन चेंज करके विशाली को बना लिया और सेकंड बौद्ध संगति करवाई इसने, कालाशोक। ठीक है जी। यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। कालाशोक ने भी क्या कर दी? 2 राजधानियां बना ली। वैशाली को सांस्कृतिक राजधानी और राजनीतिक राजधानी पाटलिपुत्र को इसने बना लिया था। ये आपने ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। इस वंश का अंतिम शासक नंदी वर्धन था। शिशुनागों के बाद नंदों का शासन हुआ, मतलब कालाशोक के बाद शासक कौन बनता है? नंदीवर्धन बनता है। ठीक है जी। और नंदीवर्धन की हत्या कौन कर देता है? कौन कर देगा? शिशुनाग। आपने इस चीज को ध्यान में, शिशुनागों के बाद नंदों ने इनकी हत्या कर दी थी। नंद ने। यहां बढ़ते हैं। महापद्मानंद ने क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। किसकी? उसकी अपना कौन? नंदीवर्धन की। याद ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। नंद वंश के बारे में पढ़ना हमने। 344 से लेके 322 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहता है। महापद्मनंद और धनानंद के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ना है। इनकी स्टोरी सबको लगभग ध्यान होती है, क्योंकि छोटी क्लासेस में इनके छोटे छोटे चैप्टर हिंदी में और इंग्लिश में दिए होते हैं लिटरेचर में। देखते हैं। कहते इस वंश का संस्थापक महानंदिन था। कहीं कहीं पे संस्थापक किसको दिया गया? महानंदिन को दिया गया। महानंदिन ने नंद वंश की स्थापना की थी। ठीक है जी। परंतु एक शूद्र दासी पुत्र महामन ने इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी थी। देवरा में कुल 9 राजा हुए हैं और इसी कारण इन्हें नवनंद कहा जाता है। ठीक है जी। महाबोधि वंश में उनके नाम इस प्रकार मिलते हैं, जो वो आपको नाम बताएंगे ना, वो देख लो जरा यहाँ पर। उग्रसेन, पांडुक, पांडुपति, भूतपाल, राष्ट्रपात, गोवी और 10 सिद्धक और केवर्त। इसमें उग्रसेन को पुराणों में महापद्म
कहा गया है, जो क्या है, नंद वंश का शासक जो था पराक्रमी था। आपने ये ध्यान में रखना है। महापद्म नंद के बारे में आपने ये जानना है। महापद्म नंद कहते महापद्म नंद ने स्वयं एक अपने आप को एक राट कहा था, मतलब कि मैं हूं सब कुछ, मेरा ही राज्य है, मेरा ही सब कुछ है। एक राट की उपाधि धारण किसने की थी? महापद्म नंद ने की थी। यह पूर्ण मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने सर्वप्रथम कलिंग विजय की थी। वहां पर एक नहर की खुदाई की, जिसका उल्लेख बाद में कलिंग शासक खारवेल ने अपने हाथी गुफा अभिलेखों में किया है। अब यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं सीधे सीधे। सबसे पहले महापद्म ने उपाधि कौन सी? एक राट की, ठीक है जी। और उसने सबसे पहले कलिंग विजय किया था। कलिंग किसका पुराना नाम है जी? जो आज का आप ओडिशा बोलते हो, ये कलिंग है। वहां पे क्या किया इसने? एक नहर खुदवाई, जिसका उल्लेख बाद में कलिंग शासक खारवेल ने, वहां एक शासक था खारवेल, उसने क्या है, हाथी गुफा उसके द्वारा जो बनवाई गई थी, उसमें इसका वर्णन किया है कि महापद्म नंद ने यहाँ पे क्या किया था, एक नहर खुदवाई थी। आपने इस बात का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। इस अभिलेख से पता चलता है कि महापद्म नंद कलिंग से एक जैन प्रतिमा उठा लाया था। व्याकरणचार्य पाणिनि इसके मित्र थे। किसके जी? महापद्म नंद के। यह निसंदेह उत्तर भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट था। पुराणों में इसे सर्वक्षत्रांतक की उपाधि दी गई है, ठीक है जी। सर्वक्षत्रांतक की उपाधि किसको दी गई है? महापद्म नंद को दी गई है। आगे देखते धनानंद। धनानंद के बारे में पढ़ते हैं। महापद्म नंद के 8 पुत्रों में धनानंद सिकंदर का समकालीन था। जब सिकंदर का आक्रमण हुआ तो मगध का शासक कौन था उस समय पर? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ कि जब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया तो मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, तो उसका उस टाइम पे शासक कौन था, कौन सा वंश चल रहा था? कई बार ये भी पूछ लेते हैं, तो क्या बताओगे? नंद वंश चल रहा था। शासक कौन था? धनानंद था जी, ठीक है जी। बहुत ज्यादा ये शराबी था, पियक्कड़ किस्म का इंसान था। महापद्म नंद के 8 पुत्रों में धनानंद सिकंदर का क्या था? समकालीन था। ग्रीक यूनानी लेखकों में इसे अग्रपोज कहा गया है। क्या बोला गया? अग्रपोज कहा गया है। किसे? धनानंद को। धनानंद के समय 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। यह नंद वंश का अंतिम सम्राट था। आपको पता होगा धनानंद की जो हत्या है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, जो कौटिल्य का जो कहानी सारी, अब आगे विष्णुगुप्त, चाणक्य, उन्होंने मिलकर क्या किया था? नंद वंश का सर्वनाश कर दिया था। जनता पर अत्यधिक कर लगाने के कारण जनता इससे असंतुष्ट थी। जनता इसको पसंद नहीं करती थी। चंद्रगुप्त मौर्य आएगा यहाँ पे। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस स्थिति का लाभ उठाकर चाणक्य की मदद से, चाणक्य कहाँ के आचार्य थे भाई? तक्षशिला, ठीक है जी। तक्षशिला किसकी राजधानी थी? कौन से महाजनपद की? गंधार की, जो आधुनिक क्या है? पाकिस्तान में। आपने याद रखना है। इसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नंद शासक जैन मत के पोषक थे। ध्यान रखना जी, नंद शासक किसके पोषक थे? जैन मत के, ठीक है जी। और अजातशत्रु जैन और बौद्ध दोनों को ही मानता था। धनानंद की जैन अमात्य सकटाल और स्थूलभद्र थे, ठीक है जी। जैन अमात्य कौन थे? सकटाल और स्थूलभद्र थे। उपवर्ष एवं जैसे विद्वान नंद काल में उत्पन्न हुए थे। उपवर्ष एक क्या थे? विद्वान थे, जो किसके टाइम काल में थे? धनानंद की, यानी कि नंद वंश के समय धनानंद के समकालीन थे, उनके दरबारी थे। आपने ये याद रखना है इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। चलिए, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की नींव डाली। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है
कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 322 ईसा पूर्व। ये आपने याद रखना है ध्यान से, इसको नोट कर लीजिए। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से, चाणक्य कौन थे? इनके गुरु थे, और बाद में जब ये राजा बनते हैं तो इनको अपना प्रधानमंत्री बनाते हैं। ठीक है जी। कहते हैं मौर्यों के शासनकाल में, मौर्यों के शासनकाल में मगध का वैभव अपने शिखर पर पहुंच गया था। मगध की सफलता के कारण इस काल में भारत के सबसे बड़े राज्य की स्थापना बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनव, नंद जैसे अनेक साहसी और महत्वाकांक्षी शासकों के प्रयासों से हुई थी। ये आपका हो गया जी, क्या शुरू हो चुका है यहाँ पे, मतलब कि नंद वंश खत्म हो गया। यहाँ से अगला जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे मौर्य वंश से। ठीक है जी, मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक अपने 3 वंश कंप्लीट कर लिया हमने। कौन कौन से? हर्यंक वंश अपना खत्म हो गया, और शिशुनाग वंश खत्म हो गया अपना, और अपना नंद वंश। 3 वंश हमने खत्म कर लिए। अभी मैं दिखाती हूँ जो आपको मैंने स्टार्टिंग में ट्रिक बताई थी। हाँ जी, यहाँ देखिए आप 3 बताए थे ना मैंने आपसे, हसीन, मशूक, सा। इसमें से हमने हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश अपना कंप्लीट किया है। अब ये बताइए हर्यंक वंश में आपने कितने शासक पढ़े? 4 शासक। शिशुनाग में अपने 3 पढ़े। नंद वंश में आपने 2 पढ़े। इसमें आपने बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और उसके बाद नागदशक के बारे में पढ़ा। ठीक है जी। शिशुनाग वंश में शिशुनाग, कालाशोक आपने पढ़ा। ठीक है जी। उसके बाद में आपने शिशुनाग आपका वंश का इसका समाप्ति कौन है? नंद वंश शुरू हो जाता है, और नंद वंश में महापद्मानंद और आपका धनानंद। ठीक है जी। उसके बाद मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ जाती 322 बीसी में। ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद आप जब मौर्य खत्म हो जाएगा तो हम ये जो विदेशी थे जिन्होंने भारत पे आक्रमण करके यहाँ पर राज किया, इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण, ये पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे शुंग वंश, फिर कण्व वंश, फिर सातवाहन वंश। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके इसको कंप्लीट करेंगे, और अच्छे से ध्यान में रखना आपने।